आज हम लोग जो कंपनी देखने वाले हैं वो है डेनमार्क की, जो थी डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। भारत में कई सारे यूरोपीय आए ना, पहले पुर्तगाली आए, आपने पढ़ लिया। दूसरे डच आए, आपने पढ़ लिया। तीसरे अंग्रेज आए, आपने पढ़ लिया। हालांकि अंग्रेज़ों की कहानी अधूरी है, जो कि आगे पूरा आपका सिलेबस ही चलेगा। अगले जो भारत में आए थे वो आपके थे डेनिश, डेनमार्क की कंपनी थी। ये भारत में आते हैं 1620 में। पुर्तगाली वास्को डी गामा कब आया? 1498। डच कब आए? 1602। अंग्रेज कब आए? 1608। 8 के बाद अगला नंबर 12 साल बाद 1620 में कौन आ गए? डेनिश। डेनमार्क का जो राजा था वो ऑब्जर्व कर रहा था बैठे बैठे कि कैसे पुर्तगाली गए कमा के लाल होके वापिस आए, डच गए कमा के लाल होके वापिस आए, इंग्लिश गए हैं कमा के लाल हो रहे हैं। ये सारा बैठा बैठा ऑब्जर्व कर रहा था और इसको भी लगा कि अब एक हम लोग भी कमाई का जरिया ढूंढें। इसी के चलते डेनिश लोग जो थे उन्होंने 1616 में एक कंपनी इस्टेब्लिश की, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। और इस कंपनी को 12 साल की मोनोपली दी गई। मोनोपली क्या है फिर से बता देते हैं जो नए हैं। मोनोपली यानी कि एकाधिकार। अब इस कंपनी को 12 साल का एकाधिकार दिया गया कि भारत में आप जाके व्यापार करिए। इस एकाधिकार का मतलब ये है कि कोई भी और डेनिश कंपनी भारत में जाके व्यापार नहीं कर सकती। सिर्फ और सिर्फ यही कंपनी व्यापार करेगी, सारा मुनाफा इसी को होगा। ठीक है। तो 12 साल का एकाधिकार देके ये कंपनी 1620 में भारत पहुंचती है और भारत जाके ये पहली फैक्ट्री इस्टेब्लिश करती है ट्रैंकोबार में। आपका ट्रैंकोबार कहाँ पे है? तमिलनाडु। ठीक है। और तंजौर का शासक था, उसके परमिशन से यहाँ पे पहली डेनिश फैक्ट्री इस्टेब्लिश होती है। बाद में सूरत में भी एक फैक्ट्री इस्टेब्लिश करते हैं ये लोग, मासुलीपट्टनम में भी फैक्ट्री इस्टेब्लिश करते हैं और रहने के लिए लॉजेस का निर्माण करते हैं। लॉजेस जो है इस्टेब्लिश करते हैं पौंडीचेरी में, और जो है अंडमान निकोबार आपका है वहाँ पे सिलोन यानी कि श्रीलंका है। इन सब जगहों पे लॉजेस का जो है इस्टेब्लिशमेंट होता है। लेकिन ये भारत में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहे। जैसे पुर्तगाली शुरू में बहुत बढ़िया से उन्होंने अपना एम्पायर बनाया। डच आए, उन्होंने मलय पेनिनसुला में बेहतरीन परफॉर्म किया, भारत में भी शुरू में बेहतर परफॉर्म किया, आखिर में नहीं कर पाया। इंग्लिश आए, वो आते ही डट गया। लेकिन डेनिश के केस में ऐसा नहीं था। ये लगातार निरंतर युद्ध में, वॉर्स में इन्वॉल्व रहे, लड़ाइयाँ होती रहीं। और कंपनी पे इन्होंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि इनको प्रॉफिट से मतलब ही नहीं था, इनको मुनाफे से मतलब ही नहीं था, बल्कि भारत में ये आए थे क्रिश्चियनाइजेशन करने के लिए, ईसाईकरण करने के लिए, या आसान भाषा में मतलब टेक्निकल वर्ड कहा जाए तो प्रोजेलिटाइजेशन यानी कि धर्मांतरण के लिए आए थे। भारत के हिंदू मुस्लिमों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करना था। अब ये लोग इतना ज़्यादा क्रिश्चियनिटी में कन्वर्जन पे ध्यान दे रहे थे कि ये कंपनी पे उतना ध्यान नहीं दे पा रहे थे। यही वजह थी कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में आई, इन्होंने ये लोग जो लेके आए वो लॉस में जाने लगी, नुकसान इसका होने लगा। तो इसलिए इन्होंने अपने ट्रेड सेंटर्स को थोड़ा सा और बढ़ाया। बंगाल वगैरह की तरफ इन्होंने रुख किया। बंगाल जो है, बंगाल में एक जगह है सिरामपुर, यहाँ पे इन्होंने अपना एक सेंटर इस्टेब्लिश किया। हालांकि फिर भी इन लोगों को कुछ खास फर्क नहीं पड़ा और अंततः एट लास्ट कंपनी जो है 1650 में बंद हो जाती है। लेकिन बंद होने के बाद इनको थोड़ा सा एहसास हुआ, रियलाइज हुआ कि नहीं, हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा ही जो है धर्मांतरण पे ध्यान दे रहे हैं, थोड़ा कंपनी पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है। आफ्टर ऑल भारत इतना समृद्ध देश है, इतना पैसा है यहाँ पे, हम लोग अच्छा खासा कमा सकते हैं, तो हमें भी थोड़ा कंपनी पे ध्यान देने की ज़रूरत है।
और इस लालच के चक्कर में उन्होंने 1672 ईस्वी में फिर से कंपनी को इस्टेब्लिश किया। ठीक है, कंपनी को रीस्टेब्लिश किया इन लोगों ने, दोबारा कंपनी की शुरुआत हुई। लेकिन फिर से वही काम इन्होंने किया, सेम अप्रोच को फिर से इन्होंने फॉलो किया, उसी रास्ते पे फिर से ये वापस लौट आए और नतीजा ये हुआ कि 1729 में ये कंपनी फिर से क्या हो गई, बंद हो गई। अब फिर से वही बात इन लोग के मन में, तो इसलिए 3 साल बाद इन लोगों के मन में फिर से ख्याल आया कि नहीं, व्यापार पे फिर से हम लोग फोकस करेंगे। और 1732 ईस्वी में इन्होंने दूसरी एक नई कंपनी बना दी। उस कंपनी का नाम था न्यू एशियाटिक सोसाइटी। और इस कंपनी को 40 साल की मोनोपोली मिली। डच ईस्ट इंडिया कंपनी कितने साल की मिली थी, 12 साल की। इसको कितने साल की मिली, 40 साल की। डेनिश राजा जो थे उन्होंने बोला कि आप लोग जाइए, 40 साल तक हम आपको छूट दे रहे हैं, आपके काम में, आपके व्यापार में कोई दखल अंदाजी, दूसरी कंपनी दखल अंदाजी नहीं करेगी। आप लोग अपना कमाइए, कमा के लाल होइए, लाल होके फलिए फूलिए, और फूलते फूलते आप लोग फट जाइए। और यही चीज़ हुई। ठीक 40 साल बाद 1772 में ये लोग फट गए, यानी कि ये कंपनी फिर से क्या हो गई, बंद हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से ये कंपनी ये लोग चला रहे थे। न किसी चीज़ का शऊर था, न कोई जो है समझ थी इन लोग को, तो कंपनी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो सकी और कंपनी 40 साल बाद ही बंद हो गई। और बाद में फ्रेंच रिवॉल्यूशन का दौर आ जाता है 1789-90 के आसपास। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन की वजह से सारी फैक्ट्री, सारा ट्रेड सेंटर डेनिश को जो है सौंपना पड़ता है अंग्रेज़ों को, और ये लोग सारा कुछ अंग्रेज़ों को सौंप देते हैं। सिर्फ 2 जगह छोड़ के भारत में जितना था ना, सब किसके सुपुर्द करना पड़ा इन लोग को, इंग्लिश के, अंग्रेज़ों के। लेकिन 2 चीज़ अभी भी डेनिश के हाथ में थी, सिरामपुर और ट्रैंकोबार। लेकिन अब ये 2 चीज़ें लेके ये लोग क्या ही उखाड़ लेते, क्या ही कर लेते। अंततः एट लास्ट 1845 ईस्वी में ये 2 जगह भी बेच के किसको बेच देते हैं, अंग्रेज़ों को बेचते हैं। अंग्रेज़ों को बेच के ये लोग भारत से फेयरवेल पार्टी लेके लौट जाते हैं। ठीक है, तो इनके वो सारी सहूलियत शायद इनकी नहीं थी, इनका जहन वैसा नहीं था। ये लोग ना शुरू में टिक पाए, ना लास्ट में टिक पाए, ना इनका पूरी तरीके से जो है इस्टेब्लिशमेंट हुआ। और इस्टेब्लिशमेंट हुआ ही नहीं तो पतन की भी कोई इनकी बात ही नहीं थी। तो कहिए कि समझिए कि बुआ नानी खेलते खेलते ये लोग भारत में और बुआ नानी करते हुए वापस लौट गए। यहाँ पे एक क्वेश्चन जो आपका बनेगा वो ये बनता है कि कौन सी ऐसी कंपनी थी जो सब बेच बाच के भारत से चले गए थे, वो कंपनी आपकी कौन सी है, डेनिश। और एक क्वेश्चन बनेगा वो आपका ये कि पहली डेनिश फैक्ट्री कहाँ इस्टेब्लिश हुई, तो वो आपका है ट्रैंकोबार। एक क्वेश्चन बनता है आपका जो पूछा है वो ये कि बंगाल में कौन सी जगह पे इन्होंने अपने ट्रेड सेंटर्स ओपन किए, वो है आपका श्रीरामपुर। ठीक है, तो ये था आपके डेनिश के बारे में। कोई दिक्कत है यहाँ से?